ओके बच्चों, सो अभी तक हमने जो है स्लैब के रिफ्रैक्शन के बारे में देख लिया था। वी हैड ऑल्सो सीन लैटरल शिफ्ट ड्यू टू अ स्लैब, जिसमें हमने देखा था कि लाइट रे जब एक पैरेलल स्लैब के थ्रू पास होती है तो वो थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, दैट वी हैड कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट ऑफ अ पैरेलल स्लैब। वैसे ही एक नॉर्मल शिफ्ट भी होता है व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट ओके through a parallel slab. Suppose यहाँ पे बेटा the eye of the observer is here like this, okay, and the observer is looking at this object O. Then what happens is the object looks like it is a little closer. ठीक है, तो ये जो shift हुआ है, जो apparent image है और जो ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट, इनके बीच में जो शिफ्ट हुआ है इसी को हम नाम क्या देते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। और इसकी वैल्यू एक्चुअली कैसे निकालते हैं हम लोग? दो बार करके निकालना पड़ता है। व्हाट हैपेंस हियर इज, देखो फर्स्ट टाइम व्हेन द रिफ्रैक्शन अकर्स हियर द लाइट गोज इनटू द डेंसर मीडियम। तो यहां पे क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल एक बार बेंड करती है ऐसे। तो जो फर्स्ट इमेज होगी ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन वो सपोज करो ये है I1, और उसके बाद क्या होती है? फिर से ये वाली रे जो है आगे जाकर के इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट शुड, बिकॉज इट हैज पास्ड फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। तो यहां पे फिर से क्या हो जाती है? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो बेटा हमें क्या करना होता है? एक और रे सपोज करो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भेज दी, और ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है। तो इन दोनों को जब हम मीट कराते हैं पीछे, तो ये जो पॉइंट मिलता है ये I2 या फाइनल इमेज मिल जाती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज जो बनी है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऐसे कैलकुलेट होता है T टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। ओके, हियर T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। व्हाट इट इज? इट इज थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, और म्यू यहां पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीज हो गई, इसके हिसाब से हमें शिफ्ट मिल जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेशन तो पहले मैं यही ले लेता हूं कि भाई स्लैब से शिफ्ट कैसे निकालेंगे। सपोज देयर इज अ पैरेलल स्लैब, है ना, and an object is placed okay somewhere here say O। ओके बेटा, और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लो बेटा 1.5 है। ओके, ग्लास स्लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5 है। अब बेटा हम क्या करते हैं? इसकी थिकनेस भी डिसाइड करते हैं। लेट अस से कि इसकी जो थिकनेस है वो 12 सेंटीमीटर की है। तो अगर मैं रे डायग्राम से डायरेक्टली ट्राई करूं तो ये ऐसे जाएगा, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके बच्चों, तो ये एक रे हो गई। एक हम क्या करते हैं? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे भेज देते हैं। ठीक है, इफ वी try to extend these two lines and find the intersection to find the image location, तो हमें यहाँ पे इमेज मिल जाएगी और यू विल क्लियरली सी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये x जो डिस्टेंस है नॉर्मल शिफ्ट मतलब परपेंडिकुलर टू द स्लैब, हाउ मच शिफ्ट विल बी देयर, इसको निकालने की जब कोशिश करते हैं तो फॉर्मूला क्या था? T टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है, इफ आई पुट द वैल्यूज हियर, बच्चा देखो T टाइम्स, T मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब, इसको 12 रख दिया। नाउ 1 माइनस 1 बाई 1.5, 1.5 ये डिनोमिनेटर में रख दिया मैंने। ओके, नाउ इफ आई कैलकुलेट दिस तो ये क्या हो जाएगा? 2 बाई 3। तो 1 माइनस 2 बाई 3, व्हाट वी विल गेट? दिस विल बी 1 बाई 3। ओके, तो एक बार और एक स्टेप लिख देता हूं मैं। 1 माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 बाई 3। ओके, सो 3 माइनस 2 अपॉन 3 दैट विल बी 1 बाई 3। सो दिस विल कम आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट
ऑन दिस साइड ऑफ द स्लैब, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है बेटा एंड ही इज लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की रियल लोकेशन से वो कितना दूर दिखाई देगा, एक्चुअल इमेज एक्चुअली दिखाई देगा आपको 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। मतलब अगर मान लेते हैं इस स्लैब से इस स्लैब की इस साइड से अगर ऑब्जेक्ट सपोज करो बेटा यहाँ पे था 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अभी कहां पे दिखाई देगा वो उसको, ठीक है, कम दिखाई देगा, मतलब 16 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, बिकॉज 4 सेंटीमीटर का क्या आ गया है, शिफ्ट आ गया है। ओके, यहां पे एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बात को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है या यहां रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द शिफ्ट विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब एंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब। बस इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। बट वन मोर थिंग, अगर बेटा ये सराउंडिंग जो है वो एयर नहीं बल्कि सपोज करो म्यू एस होती, तो ये म्यू रिलेटिव लेना पड़ता हमको, ठीक है। तो उस समय ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी टाइम्स, ठीक है, 1 - 1 बाई म्यू अपॉन म्यू एस, मतलब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हमको उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी पड़ेगी। इस शिफ्ट को निकालने के लिए हम जो है डायरेक्ट स्लैब का नहीं यूज कर सकते, म्यू अपॉन म्यू एस यूज करना पड़ेगा, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग ये क्या होता है, एयर होता है, तो म्यू एस की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं बच्चों, 1 ले लेंगे। उस केस में तो कोई इश्यू नहीं है, यही वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट सपोज दिस स्लैब इज केप्ट इनसाइड वाटर, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग के लिए वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3, वो हमको यहां पे यूज करनी पड़ती है। आई होप इट इज क्लियर। तो रिफ्रैक्शन हमको कहां कहां पे देखने को मिलता है, उस पे भी केस में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, देयर ऑल्सो द रीजन फॉर दैट इज रिफ्रैक्शन। लाइक इन दिस एग्जाम्पल व्हेन यू सी, यहाँ पे एक पेंसिल है जो पानी के अंदर डिप्ड है। व्हेन यू सी दिस पेंसिल, you will see that this pencil is bent at the boundary of air and water. The reason for this is refraction of light at the boundary. ठीक है, when pencil in a denser medium is seen from a rarer medium, it appears to be bent. तो इसका भी केस क्या है, रिफ्रैक्शन ही है। रिफ्रैक्शन इज द रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ विजन। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। When we look at the stars at night, what we see that the stars appear somewhere here and then at an instant later यहां पे दिखाई देगा, फिर इधर, तो क्या होता है, the stars appear to be twinkling and the reason for that also is refraction of light only. Actually see, the light coming from the stars has to pass through the environmental gases, okay, which are surrounding the earth. So those gases do not have a fixed density and this density keeps on changing with the wind, ठीक है। तो वेरिएबल डेंसिटी की वजह से क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन है और जो लाइट की बेंडिंग है वो भी लगातार चेंज होती रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ओके, एंड इट सडनली चेंजेस ऑल्सो समटाइम्स। सो ड्यू टू दैट द स्टार पोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग एज द डेंसिटी ऑफ द एयर चेंजेस इन द पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है। तो ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो डेंसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू विंड, हवा इधर उधर मूव करती है तो क्या होता है, एयर की डेंसिटी चेंज हो गई। ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। द रिफ्रैक्शन बिकम्स इररेगुलर। तो जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, इररेगुलर होता है ड्यू टू इररेगुलर डेंसिटीज ऑफ लेयर्स, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है वो
इरेगुलरली मूव करती रहती है, ठीक है, और दैट इज वाई द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, दिस इज द रीजन। वो भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही स्टार्स इधर उधर होते रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसा भी देखा जाता है, इट इज सीन समटाइम्स दैट, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं देन वी विल गो इनटू डिटेल। तो बेटा देखो, सपोज दिस इज रेयरर मीडियम, ओके, एंड दिस इज सपोज डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो क्या होता है, whenever light coming from the denser medium enters into rarer medium, ये क्या होती है, ऐसे बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आप क्या करते हो, इसके एंगल को थोड़ा सा चेंज करते हो। सपोज करो आपने इसी बाउंड्री पर इंसिडेंस का एंगल थोड़ा और बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, तो वो सपोज करो किसी एंगल पर ऐसे चली गई। अब अगर इससे ज्यादा मैं इंसिडेंस का एंगल बढ़ा देता हूं, इफ आई इंक्रीज द एंगल मोर देन दिस वैल्यू, ठीक है, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक लिमिटिंग केस है, एक स्पेशल केस है। इसके बाद अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है बेटा, कि ये फिर उसके बाद और रिफ्रैक्शन नहीं होता, ये वापस उसी मीडियम में, दैट इज डेंसर मीडियम में ही चली जाती है। तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ओके, सो लेट अस जस्ट डिस्कस द स्टेटमेंट फर्स्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विद इन अ मीडियम सच एज वाटर और ग्लास, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग सर्फेस बैक इनटू द मीडियम, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं इस डायग्राम से। पहले तो देखिए, जब भी लाइट, वेन एवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, नीचे वाला जो है लेट अस से कि एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, म्यू डी, और ऊपर जहां लाइट जा रही है वो एक क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। तो डेंसर से जब रेयरर में गई तो रिफ्रैक्शन का एंगल इंक्रीज कर दिया, इट इज मोर देन द इंसिडेंस एंगल, लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। बट एट सर्टेन एंगल, जैसे जैसे हम ये बढ़ाते हैं आई, तो ये रे भी ऐसे ऐसे बेंड होने लग जाती है। बट एट अ पर्टिकुलर एंगल नोन एज थीटा सी, विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, क्या होता है कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। दिस इज द लिमिटिंग केस। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के बराबर रख देते हैं, ठीक है, special angle which is called critical angle, then the angle of refraction becomes 90 degree. That is, the light ray after refraction just grazes the surface, है ना, the boundary between the denser and the rarer medium. And if we increase the angle of incidence just more than the critical angle, what will happen? The light will then get reflected back into the denser medium. वो denser medium में वापस टर्न हो जाती है, रिफ्रैक्शन करके रेयर मीडियम में नहीं जाती। एंड दिस phenomenon is called total internal reflection, ठीक है। तो इसके लिए हमने बात करी भाई कि थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। ये कैसे आया वो मैं समझाता हूं। देखो, एट दिस केस, ये वाले केस के लिए अगर मैं बात करूं तो ठीक है, हमें पता है कि म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये रिलेशन लगाना होता है, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। बच्चों, एट क्रिटिकल एंगल, एट आई इज इक्वल टू थीटा सी, मतलब इंसिडेंस का एंगल जब क्रिटिकल एंगल, स्पेशल एंगल बन जाता है, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो हमें वो पता करना है, वो वाला एंगल जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब किस एंगल के बाद रे रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन करने लग जाती है। ओके,
सो फर्स्ट मीडियम जिसमें से लाइट ट्रेवल कर रही है दैट इज द डेंसर मीडियम, तो मैं यहां म्यू डी लिख देता हूं। साइन आई, हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लेना है, थीटा सी, तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा साइन थीटा सी इज इक्वल टू, जब वो रेयर मीडियम में जा रही है तो इसको म्यू आर लिख दिया, एंड साइन आर दैट इज साइन 90 डिग्री। ठीक है, सो इफ आई सिंप्लीफाई साइन थीटा सी हियर व्हाट वी गेट म्यू आर। ठीक है, थीटा सी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 1 बन गया होगा, साइन 90 हैज बिकम 1, सो म्यू आर अपॉन म्यू डी। ठीक है, तो अगर बेटा रेयर मीडियम हमारे लिए क्या हो जाए, एयर। ठीक है, इफ रेयर मीडियम इज एयर, मीडियम इज एयर, ठीक है बेटा, तो हम म्यू आर को क्या लिख सकते हैं 1, एंड इन दैट केस साइन थीटा सी विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेंसर, है ना, और थीटा सी की वैल्यू उस समय हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू डेंसर। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, whenever the light is traveling from denser medium to the rarer medium, तो at certain angle what happens is the light just, ठीक है, makes an angle 90 degree with the normal, और उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल, एंड इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर थीटा सी व्हाट विल हैपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, तो 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR, 2 एसेंशियल कंडीशंस क्या होती होंगी TIR को करवाने के लिए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जो अभी हमने डिस्कस किया वही है, द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पे, कि द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। रेयर से डेंसर में जाएगी तो TIR होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, सो TIR करवाने के लिए जो पहली कंडीशन वो है, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट को ट्रेवल करना होगा। और बेटा सेकंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अगर थीटा हमारा जो आई है, ठीक है, वो लेस देन थीटा सी होता है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी कम होता है, ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा, पहली बात है ना, और दूसरी बात एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा। ओके, रिफ्रैक्शन होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू थीटा सी रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन ही होगा, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा करके अभी हमने देखा भी था। और थर्ड केस क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देते हैं, तब क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्रिएट हो जाता है। ठीक है, TIR जो फिनोमिनन है बच्चों, वो हमें कई केसेस में देखने को मिलते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों, एंड देन वी विल गो इनटू दोज एग्जांपल्स वेयर वी सी TIR। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहां जहां देखने को मिलता है उस पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। सो इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर अ सर्टेन मीडियम एंड वैक्यूम is 30 degree, find the velocity of light in the medium। ओके, तो हमारे पास एक सपोज डेंसर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम। ओके, रेयर मीडियम इज वैक्यूम, तो म्यू आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1,
और इसके लिए मैं म्यू डी यूज कर लेता हूं, विच वी डू नॉट नो। बोला गया है हमसे क्वेश्चन में कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है बेटा जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ओके, उस एंगल पर रिफ्रैक्शन का एंगल क्या मिल जाता है, 90 डिग्री। मतलब रे ऐसे जाएगी और 90 डिग्री पे बेंड हो जाएगी। ठीक है, R इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है देखने को, 90 डिग्री। तो ये एंगल I इज इक्वल टू थीटा सी के बराबर बोल देते हैं हम लोग। ओके, थीटा सी, ये हो गई बात। ओके, तो इससे अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दे बच्चों, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ म्यू डी, है ना। क्रिटिकल एंगल इस केस में दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैं क्या करता हूं, स्नेल्स लॉ डायरेक्ट लगाता हूं। हम लोग थीटा सी के लिए भी फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, क्या होता है भाई, म्यू डेंसर इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेयर इंटू साइन 90। ये बात लिखना एकदम सेम है जैसा कि हम लिख रहे थे लास्ट स्लाइड में, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। दोनों बातें बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता, बट देन थीटा सी इज गिवन। सो यहां लिख सकता हूं मैं साइन 30 एंड विच विल बी इक्वल टू म्यू आर, होकी 1 है, साइन 90 इज ऑल्सो 1। सो म्यू डी वी हैव, ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा, म्यू डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, 2। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरी बात क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम पूछा है। हमें पता है भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। ठीक है, तो स्पीड इन मीडियम क्या हो जाएगी, इस डिनोमिनेटर को इधर ले आते हैं और म्यू डी को उधर ले जाते हैं, तो c अपॉन, ठीक है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाय म्यू डी। ओके बेटा, देखो ये होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो जिस मीडियम की यहाँ पे बात हो रही है, जिसको एयर में रखने पे क्रिटिकल एंगल हमारा 30 डिग्री आता है, ओके, वैक्यूम में रखने पे 30 डिग्री आता है, दैट मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है, and also the speed of light in that medium will become equal to 1.5 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। वो भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन से ही कैलकुलेट कर लिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो फाइनल आंसर बेटा हमारा यहां पे क्या आ गया, 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कुछ TIR के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहां पे कि किस तरह से किस किस जगह पे हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। व्हेन यू सी अ डायमंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट ऑल्सो, यू सी दैट इट इज स्पार्कलिंग ब्राइट, बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट जब भी एंटर करती है डायमंड के अंदर, तो ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट कीप्स ऑन रिफ्लेक्टिंग इनसाइड इट ओनली, इट कैनॉट एस्केप द डायमंड एंड दैट इज व्हाई द डायमंड लुक्स लाइक इट इज स्पार्कलिंग फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड इट। बेटा जब भी लाइट अंदर एंटर करती है, ठीक है, तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज करके क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, राइट, तो साइन थीटा सी वी हैव सीन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ठीक है, डायमंड के लिए म्यू डी बोल देता हूं। सो थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू डी। And since diamond is the densest material,
ठीक है। तो डेंसिटी के कारण इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो भी बहुत ज्यादा लार्ज होती है। एंड इफ म्यू डी इज लार्ज द थीटा सी इज वेरी स्मॉल, ठीक है। म्यू डी अगर लार्ज होगा तो साइन थीटा सी भी स्मॉल होगा और थीटा सी भी बहुत स्मॉल होगा। तो छोटे एंगल पर भी अंदर ही रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो एक बार जो लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट अंदर आई, उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां से आएगी, यहां रिफ्लेक्ट होगी। तो लाइट की कोई भी रे जो डायमंड के अंदर एंटर कर जाती है वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, एंड ड्यू टू विच इट लुक्स लाइक इट इज स्पार्कलिंग फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, बहुत ज्यादा चमकदार हमको दिखाई देता है। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ वी टॉक इट इज वेरी लार्ज, 2.5 है, जबकि नॉर्मल ग्लास जो है वो 1.5 से 2 के बीच में हम लेते हैं, एंड इट इज 2.5, ग्लास से भी बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है इसकी। ओके, और ऑल्सो थीटा सी फॉर डायमंड इज इक्वल टू 24 डिग्री, मतलब 24 डिग्री या उससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट क्या होती है, अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया हमारे लिए। ऑप्टिकल फाइबर, आपने सुना होगा आजकल जो इंटरनेट, व्हाट इंटरनेट वी यूज, है ना, that connection we get using the optical fibers, that is the signal is sent through light। तो उसमें सिग्नल कैसे जाता है, एक्चुअली क्या होता है, अंदर एक ग्लास की वायर होती है, ठीक है, उसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि लाइट रे इस तरह से भेजी जाती है कि वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होके पास हो जाए। इवन व्हेन द वायर इज बेंट ऑल्सो द लाइट डज नॉट गो आउट फ्रॉम द बाउंड्री, सिलेंड्रिकल वायर से बाहर नहीं जाती, ठीक है, हर जगह पर जहां भी ये बाउंड्री पर टकराती है क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है अंदर ही। ओके, तो ऐसा कैसे करते हैं हम लोग, इन ऑप्टिकल फाइबर लाइट प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम, ठीक है, यूजिंग मल्टीपल TIR अलोंग द एक्सिस ऑफ द ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर जो है वो बहुत पतला सा होता है, उसके अंदर जैसे ही लाइट को भेजते हैं वो बाहर नहीं निकल पाता, हमेशा TIR करके उस वायर के अंदर ही लाइट पास ऑन होती है। तो दिस ऑल्सो ऑप्टिकल फाइबर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल uses the TIR as the basic principle. Okay, one more example related to TIR, total internal reflection, is mirage। मिराज एक फिनोमिनन है, शायद आपने कभी देखा हो। ऑन अ हॉट समर डे व्हाट हैपेंस इज यू सी एट डिस्टेंसेस फार अवे दैट वाटर इज देयर ऑन द सरफेस, बट व्हेन यू गो नियर इट यू सी दैट देयर इज नो वाटर। ठीक है, डेजर्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। होता क्या है, व्हाट हैपेंस हियर इज कि, ठीक है, लाइट रेज फ्रॉम हाई, मान लो ये कि एक प्लांट है, तो यहां से लाइट रे आ रही है, वो नीचे की तरफ जाएगी, राइट, एंड सिंस हॉट सरफेस इज देयर ऑन अ हॉट डे, क्या होता है, जमीन या ग्राउंड इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, तो नीचे की एयर जो है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज वेरी हॉट एंड इज लेस डेंस, है ना, और ऊपर ठंडी हवा होती है थोड़ी सी दूर, वो क्या होती है, कोल्ड होती है। जब भी किसी ऊंचे ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम हाई ऑब्जेक्ट लाइक स्काई, द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई और लाइट कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स, व्हेन दे गो टूवर्ड्स द अर्थ, क्या होता है, इधर की तरफ रेयरर है, ठीक है, ये एयर की बात करूं तो ये वाला पार्ट रेयरर है, ठीक है, हॉट एयर है ये, और ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं डेंसर है। तो व्हाट हैपेंस हियर इज लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, एंड एट सर्टेन प्लेस, एट सर्टेन एंगल क्या होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेती है और ऐसे बेंड हो जाती है। सो व्हेन वी सी दोज रेज इट अपीयर्स एज इफ दैट हाई ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस, नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो सिमिलरली, जैसे यहाँ पे ट्री के लिए बनाया मैंने, सिमिलरली इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द स्काई,
तो इमेज ऑफ द स्काई इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ और ग्राउंड. तो एज वी नो कि द रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इज फॉर्म्ड ऑन वाटर बॉडीज, तो इट अपीयर्स एज इफ देयर इज अ वाटर बॉडी एट डिस्टेंस, है ना, एट सम डिस्टेंस. शाइनी सरफेस हमें दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे स्काई का रिफ्लेक्शन हमें ग्राउंड से देखने को मिल रहा है. तो दैट पोजीशन, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड मिराज. और ये होता क्यों है बेटा? डिफरेंट layers of air are formed and the lower layer is rarer and the upper layer is denser. तो डेंसर से जब रेयर में जाती है लाइट तो TIR होके इस तरह से लाइट हमारी आंखों में जाती है. ठीक है, तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम? मिराज. तो एक बार स्टेटमेंट रीड कर देता हूं. मिराज इज कॉज्ड बाय TIR इन डेजर्ट्स एंड अदर हॉट रीजन्स वेयर refractive index of air near the surface of earth becomes lesser. जैसे कि अपनी बात हुई, नीचे वाले साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ऊपर वाले लेयर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. ठीक है, becomes lesser than that above it due to heating of earth. तो नीचे वाला क्योंकि हॉट है वो रेयर मीडियम बन गया, लेस डेंसिटी का बन गया, है ना, जिसकी वजह से TIR होता है. स्काई की इमेज जमीन पे बन जाती है एंड इट अपीयर्स एज इफ वहां पे वाटर बॉडी है. तो व्हाट हैपेंस, दिस हैपेंस विथ ट्रैवलर्स. उनको क्या दिखाई देता है कि दूर पे एक ओएसिस है, दैट इज वाटर बॉडी इज प्रेजेंट इन द डेजर्ट, बट व्हेन दे गो नियर इट देयर इज नथिंग, है ना, नो वाटर बॉडी इज देयर. सो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? मिराज बोलते हैं. ओके, एंड दिस इज बेस्ड ऑन TIR.